हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे यूपी जूनियर एडेड टीचर के पेपर को। तो आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखिए पहला क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। ओके, तो ये समाप्त कब हुआ था? ये आपका समाप्त हुआ था 1564 में। ओके फ्रेंड, देखिए 1564। फिर आता है क्वेश्चन कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो वो आपके बोले सुभाष चंद्र बोस। ओके, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जैसा कि आप सब लोग जानते भी हो। ओके, और अगर ऊपर की क्वेश्चन की बात करोगे कि इसमें लिखा है कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था, तो इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि जजिया कर के भी बारे में पहले बता दूं कि जजिया कर जो है आपका, वो ऐतिहासिक रूप से प्रति व्यक्ति कर जो महिला, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, बीमार और आपके पागल, भिक्षु, सन्यासी इत्यादि के थे, जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था, जैसे कि जिसको हम लोग धिम्मा भी कहते हैं। ओके फ्रेंड, और अकबर का शासनकाल के बारे में बात की जाए तो 1556 से 1605 ईसा पूर्व में रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस मैंने आपको बता ही दिया। इसमें लिखा है कि अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? ओके, तो उनको हटाया गया था 1874 में। ओके, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आपको बता दूं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश शासन के दौरान शुरुआती राजनीतिक नेताओं में से एक थे। ओके फ्रेंड, देखिए आगे लिखा है कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था, तो उसे किया था जेम्स प्रिंसेस द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो देखो अगर आप इन राजवंशों को देखोगे तो इसमें पहले नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? हर्यक वंश। ओके, फिर आपका आ जाएगा सेकेंड नंद वंश। फिर आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा मौर्य वंश, मतलब कि, और आपका फोर्थ पे आ जाएगा शुक वंश। तो ऐसे में देखोगे ऑप्शन नंबर 2 है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो आपका है 74.04%, जो कि उस समय थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस क्वेश्चंस में रहेगा कि लगेगा कि नहीं हाँ इसमें एक्सप्लेनेशन देना है, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और जहाँ पे लगे कि नहीं डाटा बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें केवल आपका कोई एक वैल्यू रहेगी, उस पर कोई एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं रहेगी, तो वहाँ पे मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ वहाँ से। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1000 करोड़ रुपए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानें। ओके, तो मृदा अपरदन पहले समझना पड़ेगा कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा का आवरण जो होता है, तो मृदा का फर्स्ट लेयर जो होता है, तो मृदा आवरण के नष्ट होने को मृदा अपरदन कहते हैं। ओके, और ये किन किन कारणों से होता है? ओके, तो जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, जानवरों का चरना हो गया, वनोन्मूलन हो गया आपका, तो इन सब कारणों से होता है। तो आपका एक तो हो गया बहता हुआ पानी, एक हो गया समुद्र की लहरें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए और सी। फिर आगे फ्रेंड बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैव विविधता है। जैव विविधता क्या है? अनुवांशिक विभिन्नताएं भी हैं, समुद्र पर उपस्थित सभी जैविक जातियां भी हैं, जैविक समुदायों की विभिन्नता भी है, और पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नता, ये सभी हैं। ओके, और जैव विविधता के बारे में अगर आप बोलोगे तो समझ लो जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों सहित विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को संदर्भित करती है। ओके, तो अब उसमें देखेंगे तो इसमें सब में तीन में तो आपने विभिन्नताएं दे दिया है, विभिन्नताएं विभिन्नताएं विभिन्नताएं, और पृथ्वी पर से सभी जैविक जातियां, हाँ ये भी है, तो इसमें सभी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, देखिए आगे क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, तो आपको मापते हैं किसमें? डेसिबल में।
ओके। और डेसिबल की बात की जाए तो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली बात रहेगी यहाँ पे, जो हम लोग सुन पाते हैं। ओके। और एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित करना रहता है कि कितने डेसिबल की ध्वनि को हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो 65 डेसिबल के ऊपर, 65 डेसिबल के ऊपर जो होता है, अगर इसके ऊपर भी कोई ध्वनि होगी तो उसको हम लोग शोर में काउंटिंग करते हैं। ओके। और अगर दर्दनाक की बात की जाए कि कितने से कितना ज़्यादा आपको इससे पेन की तरह होने लगता है, तो आपका होता है 75 से आपका 75 टू 120 डेसिबल की जो ध्वनियाँ होती हैं, उसके ऊपर की ध्वनियों दर्दनाक में गिनती की जाती है। मतलब कि एक तरह से पेन करने लगता है इंसान को कुछ समय के बाद। फिर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, तो वो आपका है कौन सा बीमारी, वो है रेबीज। ओके। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और इन सब बीमारियों के बारे में अगर आप कहोगे तो बता दूं, जैसे मियादी बुखार है, ल्यूकीमिया है, और आपका फाइलेरिया है। तो ल्यूकीमिया के बारे में जान लीजिए क्या होता है। तो ल्यूकीमिया जो होती है ये एक कैंसर की तरह होता है रक्त में, समझ रहे हैं। तो ल्यूकीमिया एक रक्त कैंसर होता है जो कि आपके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। ओके। और ये क्या होता है, जैसे कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल देती है, जिनकी आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है। वही आपकी बीमारी कौन सी हो जाएगी, ल्यूकीमिया हो जाएगा। ओके। फिर आपका एक आ गया क्या, फाइलेरिया। यहाँ समझ लीजिए फाइलेरिया को क्या होता है आपका। तो फाइलेरिया जो होता है लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग होता है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करूंगा ना तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। जहाँ लगेगा कि नहीं हाँ यहाँ से क्वेश्चन है और चीज़ों को समझने लायक है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की चीज़ें रहेंगी। ओके। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति को ग्राफी प्रदर्शन है, तो आप सब जानते हो ये किसके लिए होता है, हृदय के लिए। ओके। अब देखिए लिखा है क्या कि 6C12 6C14 और इतने से इनमें से किसके उदाहरण हैं। देखिए सबके क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समस्थानिक। ओके। आगे बढ़ते, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोटोप की बात अगर करें या आप इसके बारे में समझना चाहोगे, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है, तो आप सब जानते हो साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल। ओके। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप लैक्टिक अम्ल की बात करोगे तो लैक्टिक अम्ल तो मिलता है आपको दूध से बनी हुई चीज़ों में। ठीक है। फिर टर्टरिक एसिड की बात करेंगे तो ये मिलता है इमली में। ओके। और एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये मिलता है सिरका में, और नीचे वाला आपको गिवन भी है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानने। तो अच्छा ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो ये देखिए सारे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए लिखा है कि पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो उस समय के अकॉर्डिंग हुआ था आपका 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो आपका है फार्मिक अम्ल दूध, जो कि सही नहीं है। ओके। आगे पढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि फार्मिक अम्ल जो होता है ना, ये चींटी के काटने पर से होता है। ठीक है। चींटी के काटने पे जो एसिड बनता है वो आपका फार्मिक अम्ल बनता है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, बाकी तो सब सही है इसमें। अब देखो, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है। तो आपका हो जाएगा अपतटीय गश्ती जहाज। निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो आपका बना है कौन, लक्षद्वीप। और इसको कब बनाया गया था, कब हुआ था, तो लक्षद्वीप 2020 में, मतलब 2020 में कृषि मंत्रालय के द्वारा 100% जैविक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ओके फ्रेंड।
और लक्षद्वीप के बारे में भी कुछ बता दूं आपको कि लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। ओके। और लक्षद्वीप के बारे में एक चीज ये भी है कि मलयालम में लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ओके। तो साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो भाई देखिए, सबों का डेट है। अगर आपको डेट नहीं तैयार है तो मैं आपको डेट से बता देता हूँ कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु की अगर बात की जाए तो ये तो हुआ था भाई 1915 में। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुआ था आपका 1930 में। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप सबको पता होगा 1919 में। ठीक है। और 1915 में भाई साहब ये हुआ था। तो 15, 19, 15 और 15 2 हो गया है ना। तो इसमें देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर जा रहा है कौन सा, 15। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 1915 में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपका 1919 में। और साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति 15 में नहीं हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था आपका 1927 में। ओके, तभी गड़बड़ नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट। ओके फ्रेंड, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गया था क्योंकि 15 यहाँ पे भी मैंने लिखा था, 15 यहाँ पे भी लिख दिया था। ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो आपका है कौन, विनायक दामोदर सावरकर। ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी। तो उस समय थी आपकी 17.5। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय। ओके, आपने हुमायूं का नाम सुना है, आज कुमायूं के बारे में समझ लीजिए। ठीक है। तो आज मैं आपको कुमायूं हिमालय के बारे में बता दूं कि ये जो है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। जरा कुमायूं हिमालय के बारे में भी जानते हैं। तो जो कुमायूं हिमालय है आपका वो उत्तराखंड में स्थित है, पहली चीज। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड यूके में हो गया। और यह सतलुज से काली नदी तक फैला हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय के बारे में अगर बात करोगे तो कुमायूं हिमालय तो आप जान ही रहे हो। एक आपका आता है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है आपका काली और तिस्ता के बीच में है। ओके, काली और तिस्ता हो गया आपका। और फिर आपका एक आता है क्या, असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। और कुमायूं हिमालय जो है कि सतलज और काली के बीच में। ओके फ्रेंड। फिर आपका आता है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो आप सभी जानते हो कि खाद्यान्न फसलों के संबंध, ठीक है, के उत्पादन से। और फिर भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है। तो आप सब चले जाओ यहाँ केरल पे। देखिए कोई टिक लगाया, पप्पू है ये। देखिए उड़ीसा है वो आपका। ठीक है, उड़ीसा में चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि पूर्वी तट पर चक्रवात की संभावना अधिक है। और उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर ही स्थित है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है। तो आपका है उत्तर रेलवे खंड। ओके फ्रेंड। देखिए यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं तो जिसमें कि लिखा गया है क्या, एफ अगर 2216 है, यानी एफ हो गया आपका कितना 6, और 6 का क्यूब करोगे तो आपको ये मिलेगा। एल होता है आपका 12, और 12 का क्यूब करोगे तो 1728 मिल जाएगा। ओके। सांकेतिक भाषा में गंगा से व्यक्त है। देखिए गंगा, देखिए सिंपल से लग रहा है कि यहाँ ए है जहाँ जी लिखा है। ठीक है, तो जी हो गया 7, ए हो गया 1, फिर एन हो गया 14, फिर जी हो गया 7, फिर ए हो गया 1। अब उसे लिखा है सरजू। तो सरजू के बारे में देखोगे तो सरजू में हो गया एस। ठीक है, तो एस हो गया आपका कितना 19,
ए हो गया 1, आर हो गया 18, जे हो गया 10 और यू हो गया 21, यानी आपका ये होगा। ओके फ्रेंड, देखो ये क्या है ना, मेरा जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि फास्ट है ना, एक्चुअली फास्ट नहीं है। आप पहले क्या करो कि जितनी चीज़ों को पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। जुड़ने का सेंस ये नहीं है कि आप पेपर को मतलब किस तरीके से डिज़ाइन करके मैं बताता हूँ कि ईजिली वे में समझ रहे हो, कि ऑप्शन से क्वेश्चन को करना, क्वेश्चंस को देख के ऑप्शन से करना। मेरा मेन मोटिव ये रहता है। बाकी तो आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू क्या करते हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन जो ऑप्शन से मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ ऑप्शन में क्या करना है ना, तब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। क्लियर है फ्रेंड? तो यहाँ फास्ट नहीं होगा, यहाँ आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, कि ऑप्शन से चीज़ों को कैसे समझना है। अब देखो यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति जो है कि 8 किलो पश्चिम की ओर चलता है और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, देखो जब आप बनाओगे इसमें, देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। पश्चिम की ओर चलता है यानी कि इधर गया। ठीक है, फिर 6 किलोमीटर ऊपर गया। देखो ये 8 है, ये 6 है, और अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, आप ट्रिपलेट पढ़े होगे 3 4 5, तो 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, यानी कि 10 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, आगे देखिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने इसी चैनल पे क्या किया है कि साइट में कि मैथ्स के क्वेश्चंस को इजी वे में कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैंने सेपरेट से वीडियो बना बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो एक वीडियो अपलोड किया है मैंने जो कि आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट से रिलेटेड है, उसको आप देखना। और उसी की तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मेरे पास टोटल जो नंबर ऑफ कॉपी है, वो एक्चुअली कॉपी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो कॉपी जो है 8 कॉपीज है, और उसी 8 कॉपीज को मैं आप लोगों को ईजी वे में बताऊँगा, ताकि आप जितने भी पेपर्स ऐसे आते हैं, जैसे एसएससी का है, टीचिंग के सारे पेपर ले लो, यूपी ट्रिपल एससी ले लो। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप इजीली वे में कर लोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, ये सब पेपर मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ओके, तो उसी नोट्स के ही थ्रू सारी चीज़ें हैं, और आप उसको पढ़ने के बाद सेल्फ से भी क्वेश्चन लगाना, खुद ही आप रियलाइज कर लोगे कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि आपका कि 2:30 पर दोनों सुइयां घंटा तथा मिनट की बीच कितने अंश का कोण होगा। ओके, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। ओके, अब फॉर्मूला क्या है आपका, वो है आपका 60h-11। देखिए जो आपका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख के बता दूं। देखो जो फॉर्मूला है वो आपका है 60h-11h/2। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो जो 60 और h कितना है 2 तो 2 यानी कि हो जाएगा 2 माइनस 11, और मिनट के लिए इसको h ना करके इसको m बना लो, तो h ये मिनट है एक्चुअली, तो मिनट हो गया आपका 30/2। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 330/2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 210/2, फिर कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। ओके फ्रेंड, और इसको आप यहाँ पे बना लो क्या, m, 60h-11m/2 होता है। ओके, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रयागराज गंगा है तो अयोध्या क्या होगा, सरयू। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती कहलाती है, मृदा के द्वारा जलन जो वहन का होती है वो आपकी जलोढ़ मृदा कहलाती है। ओके, अब देखिए इसके बारे में मैं आपको एकदम लाइटली बता देता हूँ कि जलोढ़ मृदा वो मृदा होती है जो बहते पानी से रिलेट करती है। ठीक है, एक आती है झील मृदा, झील का स्थिर पानी। समुद्री मृदा, समुद्री जल के द्वारा। वातड़ मृदा, वातड़ मृदा जो होता है, वातोड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये बता देता हूँ। वातोड़ मृदा जो होती है वो आपकी वायु से रिलेट करती है। ठीक है, फिर आपकी आती है मिश्रण मृदा, जो कि गुरुत्वीय बल के कारण होता है। हिमनदीय मृदा, हिमनद या बर्फ के द्वारा। लोएस मृदा, हवा से उड़ा हुआ गाद, वो होता है लोएस मृदा।
पीट मृदा जैविक पदार्थों का अपघटन, मार्ल मृदा जलीय जीवन के अपघटन, टफ मृदा जल या वायु द्वारा, और बेटोनाइट मृदा जो ज्वालामुखी राख होता है उसको बोला जाता है बेटोनाइट मृदा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। भोज एवं बच्चक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध क्या कहलाता है? तो आपका कहलाएगा खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बेंथिक। ओके, देखो यहाँ लिखा है लैंटिक, पीलेजिक और लोटिक और बेंथिक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो है क्या? बेंथिक। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहा है कि एक पावर हाउस का सामर्थ्य जो है वह है आपका 200 मेगावाट है। ओके, और इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर देखिए इसका आंसर क्या होगा, निकालना होगा आपको। क्या है? 200 मेगावाट है और प्रतिदिन की बात कह रहा है। तो आप पढ़े होंगे क्या कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। ओके, तो शक्ति कितना है आपका? 200 और 24 आर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना? 4800 MWH यानी कि मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो वो सबसे पहले किया था गोवा में। ठीक है, देखिए जो ये मिशन था 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखो यूपीएससी जूनियर टीचर में भी आया, तो हो सकता है कि कभी सुपर टेट का एग्जाम हो तो उसमें भी आए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप फोकस रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? थाई पूसम मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओके, और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि थाई पूसम जो है तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि थाई पूसम त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है, जो कि किसके बच्चे हैं, पुत्र हैं? वो हैं शिव और पार्वती के। ओके, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ किया है? तो अपना उत्तर प्रदेश। ओके, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है सगी बहन के लिए। ओके, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो देखिए ये है आपका मैदान नदी। इसके बारे में आपको जरूर समझना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में भी। ठीक है, देखो ये क्या है? सहतूत बांध की बात हो रही है, तो ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान द्वारा सहतूत बांध के निर्माण के लिए वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर एक समझौता और हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ कि अफगानिस्तान में मैदान नदी के ऊपर सहतूत बांध को बनाने की सहमति हुई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सहतूत बांध की विशेषता क्या होगी? तो जो कि काबुल शहर के स्वस्थ पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, वर्तमान सिंचाई और जल निकासी नेटवर्क का पुनर्वास करेगा। ठीक है, और क्षेत्र के बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता करेगा। ये जो कि सहतूत बांध का क्या है? ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? आप सब जानते हो कि 1 जुलाई 2017 को। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आपका आता है मद्रास के। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? वो थी क्या? प्रांतों में द्वैत शासन। ओके फ्रेंड, देखो ये थोड़ा लग रहा होगा कि जब सब स्पीड की तरह ना, लेकिन जरूर ये है कि इसको समझिए, जो टॉपिक इससे रिलेट करा उसको पढ़ के फिर इस क्वेश्चन को लगाइए। ओके,
अच्छा देखो, भारत अधिनियम जो है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले 1935 पे आइए। तो देखिए, भारत सरकार 1935 भारत में पूरी तरीके से जिम्मेदार सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर थी। ठीक है, इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और फिर आते हैं टॉपिक पर। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया 1919 के द्वारा। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। क्लियर है? तो इसलिए देखोगे क्या हो जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसको किया था राजराज प्रथम ने। ओके, और इसमें किसकी पूजा होती है? यहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती है। कहाँ पर है ये? भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है। ओके, कब बनाया गया था? तो 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में इसको बनाया गया था, और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भी है। ओके, अटल नवाचार मिशन संबंधित है तो उद्यमशीलता विकास से। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो अपना मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और फिर उसके बाद आता है मिजोरम, आता है अरुणाचल प्रदेश, आता है मेघालय, आता है मणिपुर, आता है फिर नागालैंड आता है। ओके, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, मिजोरम दूसरे नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे है। 3 लर्न करे रहिए। ठीक है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो बनाती है कौन? नर्मदा। ठीक है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और यह नर्मदा मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पठार की पश्चिमी किनारे से निकलती है। क्लियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था। ओके फ्रेंड, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है तो होता है आपका राज्यसभा का। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ओके, तो उसमें कितने विषय हैं आपके? 29। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये यहाँ संस्कृत का पार्ट है, तो संस्कृत वाला भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर के क्वेश्चंस किए हैं। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर 33 पे, जो कि आपका रिलेट करता है किससे? सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, सोशल साइंस से। तो आइए फ्रेंड, उसी को देखते हैं। पहले हम लोग वहाँ के क्वेश्चंस लगाते हैं। 33 ओ 33। देखिए, सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस। ओके, एक्चुअली जो यूपी एडेड जूनियर टीचर का एग्ज़ाम होता है वो कई पार्ट में होता है। सोशल साइंस से रिलेट करके भी होता है, फिर आपका एक होता है मैथमेटिक्स और साइंस पे होता है, हिंदी पे होता है, संस्कृत पे होता है। तो सब पे हम लोग बारी बारी डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं किससे? सामाजिक अध्ययन से। ओके, तो देखिए, सामाजिक अध्ययन का जो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो उसमें लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। ओके, तो उसमें कौन है? इनके विचार करने का मतलब है कि स्टार्टिंग बताना होगा, टाइमिंग। तो पहले आपका आता है जहादर शाह, फिर आपका आता है मोहम्मद शाह, फिर आपका आता है अहमद शाह बहादुर, फिर लास्ट में आपका आता है आलमगीर। तो ऐसे में ऑप्शन देखोगे आपका क्या हो जाएगा? इधर तो है नहीं भाई, ये आपका है फोर्थ वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित की बात कह रहा है, तो सही सुमेलित है जो आपका वो स्टार्टिंग है आपकी कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। तो ये तो हो गया गलत। ओके, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था आपका बाबर, मगर मुगल हो गया। ओके, और दिल्ली के सल्तनत
मतलब लोधी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच, ठीक है भाई ये बात सही है। और घाघरा के बाबर और अफगानों के मध्य, ये भी सही है। यानी कि केवल थर्ड और फोर्थ सही है, बाकी ऊपर के दो क्या हैं, रॉन्ग है। ओके फ्रेंड, देखिए ऐसा है ना कि इस क्वेश्चंस को हम लोग और भी लगाते हैं आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है। वीडियो क्या होगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 1 to 50 तक के क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं, और आगे की ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये भी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा पार्ट, तो उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया है, तो देखिए क्या बोल रहा है, इसके बारे में बता ही देता हूँ। लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो उसमें भी हम लोग फिर 51 से ही वॉच करेंगे, ओके। इसमें लिखा है कि किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दे दिया था, तो आपको याद होगा वो था क्या, प्रयाग की सभा। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। ओके, और एक बात और ये कहूँगा कि अगर वीडियो लगे ठीक है, सही है और आपके लिए नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो यहाँ पे पेपर सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है, वो आप सब तरफ से अपनी तैयारी कर लो। एग्ज़ाम में कैसा पेपर आएगा, मेन काम क्या है, देखो एग्ज़ाम में पेपर को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, पढ़ने को सभी पढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितना टाइम देना है, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, हम लोग मेरे चैनल पे आप वही चीज़ सीखोगे, ओके। मेन मतलब कहने का मतलब है टू द पॉइंट, ओके। तो आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।